हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने बीएससी पार्ट थर्ड में डायनेमिक्स बुक में एक नई यूनिट स्टार्ट की थी, रेक्टिलिनियर मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम, यानी कि प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति। आज हम उसका फर्स्ट डेरिवेशन देखने वाले हैं। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन पे वीडियो बना चुके हैं, उसमें हमने ये देखा था कि हम 4 प्रकार के डेरिवेशंस देखने वाले हैं। उनमें ये हमारा फर्स्ट डेरिवेशन रहेगा। इन 4 डेरिवेशन में पेपर में लगभग एक डेरिवेशन पूछ ही लिया जाता है, या फिर इन पे कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो इन डेरिवेशन से रिलेटेड ही हैं। अगर ये डेरिवेशंस पे आपकी कमांड अच्छी रहेगी तो आप बड़ी आसानी से दिए गए एग्जांपल और दिए गए क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज आप वो भी नहीं कर पाएंगे। तो आज हम फर्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले हैं। पहले इसको समझेंगे, इसमें हमें क्या गिवन है और इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले ऐसे कहना चाहता है कि आपके पास एक पार्टिकल है, आपके पास एक कण है, वो गति कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यानी कि नीचे की तरफ वो क्या कर रहा है, गति। एक पार्टिकल मूविंग यानी गति कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यानी कि नीचे की तरफ क्या कर रहा है, गति कर रहा है। फ्रॉम रेस्ट यानी विराम अवस्था से वो ऊपर से विराम अवस्था से क्या कर रहा है, नीचे की ओर गति। तो जैसे कि मान लो कि मेरे पास यहां पे कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास मैंने मान लिया स्मॉल एम है। इस पार्टिकल का मास मैंने कितना मान लिया, स्मॉल एम। ये पार्टिकल यहां से विराम अवस्था से उसने कहा है, तो ये पॉइंट मैंने ले लिया ओ। आप यहां पे अलग पेन के यूज करें। ये पॉइंट मैंने मान लिया कि ओ पॉइंट से वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स मोशन कर रहा है। मान लो नीचे की तरफ वो क्या करता है, गति करता है। आगे से कहना चाहता है कि ये जो मीडियम जो है ना, ऊपर से जिस माध्यम में गति कर रहा है वो मीडियम, मान लो ये पार्टिकल यहां से गति करना प्रारंभ करता है। मोशन करते हुए कुछ समय बाद में वो मान लो बिंदु पी पर पहुंच जाता है। कौन से बिंदु पर पहुंच जाता है, पी बिंदु पर पहुंच जाता है। पी बिंदु पर पहुंचने में इस पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में लिया गया समय कितना है, स्मॉल टी है। मैंने मान लिया कि वो समय कितना है, स्मॉल टी है। साथ ही मैंने ये भी मान लिया कि ये पार्टिकल यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस कवर करता है वो मेरी कितनी है, स्मॉल एक्स है। साथ ही मैंने ये भी मान लिया कि जब वो पी पॉइंट पे पहुंचता है तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, स्मॉल वी। स्मॉल वी उसकी क्या है, वेलोसिटी। डेरिवेशन जब आप एग्जाम में करके आए तो आपको ये सारी बातें लिख के आनी पड़ेंगी। माना कि एक एम द्रव्यमान का कण है जो बिंदु ओ से नीचे की ओर गति करता है। बिंदु पी पर जब वो पहुंचता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी x है, लिया गया समय t है, बिंदु पी पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, v। इतनी बातें हमें सब लिखनी होंगी। हम यहां पे लिखेंगे नहीं, मैंने आपको सारी बातें बोल के समझा दी, क्योंकि ये डेरिवेशन पहले बड़ा है और लैंग्वेज लिखने का कोई खास इंपॉर्टेंस भी नहीं है। आप इसके कंसेप्ट पे ध्यान दें। अब वो ऐसे कहना चाहता है जब वो माध्यम में गिरता है ना तो उसका रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, उसका रेजिस्टेंस वेरी करता है। वेरी करता है मतलब समानुपाती है। किसके समानुपाती है, वेलोसिटी के। वेलोसिटी के क्या है, समानुपाती। प्रतिरोध वेलोसिटी के क्या है, समानुपाती। मैंने कल इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि 2 प्रकार के क्वेश्चन है, क्या तो रेजिस्टेंस वेलोसिटी के स्क्वायर के हिसाब से वेरी करेगा, या फिर वेलोसिटी के डायरेक्ट क्या करेगा, वेरी करेगा। तो ये फर्स्ट टाइप है जिसमें वेलोसिटी के हिसाब से क्या करता है, रेजिस्टेंस वेरी करता है। अब बुक वाला चाहता है कि इसकी गति की क्या करो, विवेचना, डिस्कस इट्स मोशन। इसकी गति की हमें क्या करनी होगी, विवेचना। डिस्कस करना है मतलब इसकी वेलोसिटी को डिस्कस, इसकी गति को डिस्कस करना है, मतलब हमें x निकालना है, हमें t निकालना है, हमें v निकालना है, और इसके बाद भी अगर कोई रिलेशन आवश्यक होगा तो वो रिलेशन हम क्या करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं। इतनी बात सबको समझ में आती है। अब मुझे एक बात बताओ, ये बोल रहा है कि जो मेरा प्रतिरोध है ना वो समानुपाती है, यानी कि वेरी करता है। किसके हिसाब से, वेलोसिटी के हिसाब से वेरी करता है। तो एक बात बताओ कि मेरा प्रतिरोध वेलोसिटी यानी कि v, अगर मैं ये प्रोपोर्शनल का साइन उठाऊंगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट मैंने एक बार के लिए k ले लिया। क्या ले लिया, k। तो ये जो प्रतिरोधी बल है ना, ये एक द्रव्यमान पे लगता है। कितने द्रव्यमान पे लगता है, एक द्रव्यमान पे। लेकिन मैंने द्रव्यमान कितना ले रखा है, मास कितना ले रखा है, स्मॉल m। तो स्मॉल m मास पे जो मेरा प्रतिरोधी बल लगेगा ना वो m से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मेरा प्रतिरोधी बल कितना हो जाएगा, m के v।
प्रतिरोधी बल मेरा कौन सा हो जाएगा, एम के वी। मेरे को एक बात बताओ, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो गति को रोकने का क्या करे, प्रयास करे। तो अगर मेरा पार्टिकल नीचे की तरफ मोशन कर रहा है, मेरा पार्टिकल कहां की तरफ मोशन कर रहा है, नीचे की तरफ, तो ये प्रतिरोधी बल कौन सी की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ। और प्रतिरोधी बल होगा कितना, एम के वी। एम के वी, हमेशा ध्यान रखना, गति के विपरीत दिशा में हमेशा कौन सा बल लगता है, प्रतिरोधी बल। और प्रतिरोधी बल की वैल्यू एम के वी कैसे आती है मैं समझा चुका, क्योंकि उसने खुद ने कहा है कि उसका वेग के समानुपाती है। प्रतिरोध किसके समानुपाती है, वेग के। तो प्रतिरोध को वेग के समानुपाती करते हुए कांस्टेंट लिया है, लेकिन एम से मल्टीप्लाई तो होगा, तो कितना हो गया, एम के वी। नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। तो अगर m द्रव्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी कितना हो जाएगा, mg। गुरुत्वाकर्षण बल भी कितना हो जाएगा, mg। तो हम लिखेंगे, पहले तो ये बात लिख देंगे कि m द्रव्यमान का कण बिंदु O से नीचे की ओर क्या करता है, गति करता है, बिंदु P पर पहुंचता है, यहां से यहां तक की दूरी x है, लिया गया समय t है, यहां पे वेलोसिटी कितनी है, v। उसके बाद लिखेंगे बिंदु P पर इस स्थिति में दो प्रकार के बल काम करते हैं। प्रतिरोधी बल एम के वी काम करता है, जो कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगेगा, तथा गुरुत्वाकर्षण बल भार के कारण जो बल लगता है वो एम जी लगेगा, और वो कहां पे लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। इतनी सारी बात हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो ये लैंग्वेज मैं लिख नहीं रहा हूं, इतनी सारी बातें आपको क्या करनी होंगी, लिखनी होंगी। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब इधर देखो सामने एक बार। अब जो भी हम काम करने वाले हैं, चाहे ये सारे पी पॉइंट के लिए करने वाले हैं। अब टी समय पर, अब टी समय पर कण की गति की समीकरण निम्न होगी। अब टी समय पर कण की गति की समीकरण निम्न होगी। क्या आप ये फॉर्मूला जानते हैं क्या, F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ए जानते हैं, बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो क्या m की जगह, तो m त्वरण, एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन हम पहले देख चुके हैं कितना होता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। अब बात आती है फोर्स की। मेरे को एक बात बताओ, पार्टिकल नीचे की तरफ मोशन कर रहा है, अंतिम रूप से वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो एम जी ज्यादा है या एम के वी, एम जी ज्यादा है तभी तो नीचे की तरफ जा रहा है ना। लेकिन परिणामी वेग कौन सा होगा, एम जी में से क्या माइनस कर दोगे, एम के वी। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, एम जी माइनस एम के वी, एम के वी। और ये इक्वेशन बन जाएगी मेरी 1। यहां तक किसी को प्रॉब्लम क्या, ये इस फॉर्मूले से लिखा है हमने, त्वरण की जगह एक्सेलरेशन की जगह डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, परिणामी बल एम जी हमारा ज्यादा रहेगा, क्योंकि कण किसकी तरफ गति कर रहा है, नीचे की तरफ, और ऊपर में से क्या माइनस कर देंगे, एम के वी। तो एम जी माइनस क्या जाएगा, एम के वी। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एम से एम कैंसिल कर दें, अगर एम से एम कैंसिल करते हो तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी माइनस के वी। इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, ये मेरी इक्वेशन नंबर एक बार के लिए 2 दे दो। इक्वेशन नंबर एक बार के लिए इसको कितना दे दी, 2। अब एक काम करते हैं, माना कण का अंतिम वेग कैपिटल वी है, तब मैंने माना जब ये मेरा कण यहां से यहां पे आ जाता है, एकदम नीचे की तरफ गिर जाता है, तो मेरी वेलोसिटी स्मॉल वी किसके बराबर मान ली मैंने एक बार के लिए, कैपिटल वी के बराबर मान ली। मेरी वेलोसिटी स्मॉल वी किसके इक्वल मान ली, कैपिटल वी के। तो मेरे को एक बात बताओ, इस पॉइंट पे मेरा एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा, 0 होगा, नहीं होगा, त्वरण। अंतिम बिंदु पे मेरे त्वरण का मान क्या होता है, 0, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है क्या, वेग में परिवर्तन। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। तो मेरा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। तो समीकरण 2 से, तो यहां पे ये वैल्यू तो मेरी हो जाएगी 0,
इज इक्वल टू जी माइनस के, और स्मॉल v की जगह कितना लिख दोगे, कैपिटल V। और यहां से मेरी k की वैल्यू कितनी आने वाली है, g अपॉन कैपिटल V, और ये इक्वेशन बन गई मेरी एक बार के लिए। जो मैंने कांस्टेंट k माना था ना, समानुपाती का साइन उठा के जो कांस्टेंट k लिया था, इस कांस्टेंट की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, g अपॉन V। अब समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से अगर आप करोगे तो ये आएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी माइनस के की जगह कितना पुट करोगे, जी अपॉन वी, और ये स्मॉल वी। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, यहां तक किसी को दिक्कत है, यहां तक सब ठीक है। अब चलते हैं, क्या इस डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को ऐसे लिखा जा सकता है कि डीवी अपॉन डी टी, एक ही बात है, क्योंकि इसको dx अपॉन dt लिख के dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी होती है v, तो इसको क्या लिख दिया dv अपॉन dt। इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, और इज इक्वल टू, और ये इक्वेशन बन गई मेरी एक बार के लिए 4। यहां तक ध्यान से देखो, यहां तक किसी को दिक्कत है क्या, हमने क्या किया, सबसे पहले बुक वाले ने कहा था कि आपको एक काम करना है, कण को गति कराना है ऊपर से नीचे की तरफ, तो कण को ऊपर से नीचे की तरफ गति करवाए, बिंदु पी पर ले आए, दो प्रकार के बल काम किए, एक mg और एक mkv। किस पर कैसे दो प्रकार के बल काम करते हैं मैंने दोनों बता दिया। कण के गति की समीकरण हमने यहां से लिख ली, ये हमारे कण की गति की समीकरण आ गई। कण के गति की समीकरण आने के बाद हम यहां तक पहुंच गए। अब ये प्रथम कोटि और प्रथम घात की रेखिक अवकल समीकरण है, प्रथम कोटि और प्रथम घात की रेखिक अवकल समीकरण है। रेखिक अवकल क्या है, समीकरण है। प्रथम कोटि और प्रथम घात की क्या है, रेखिक अवकल समीकरण। आपको अगर कुछ याद आ रहा हो तो आपको ये इक्वेशन याद आती है क्या, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता था, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रल फैक्टर डॉट dx प्लस c, वेहर इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू कितनी हुआ करती थी, e की पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx। याद आ रहा है क्या कुछ ऐसा, इस प्रकार से हम सॉल्व करते थे। इसी का यूज करते हुए सेम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की क्या करेंगे कोशिश। तो पहले तो आएगा, इस बार y ना हो कि v है तो v लिख दिया, v की जगह v लिख दिया। इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, q की जगह मेरे पास कितना है g, इंटीग्रल फैक्टर डॉट dx आता है, लेकिन इस बार कितना आएगा dt प्लस c। यहां तक सबको क्लियर है क्या, मैं अलग से इंटीग्रल फैक्टर निकाल लेता हूं, वो यहां पे पुट कर देंगे। तो अलग से इंटीग्रल फैक्टर निकाल लेते हैं, e की पावर p dx, तो p की वैल्यू इसमें कितनी है, g अपॉन v, g अपॉन कैपिटल v, g अपॉन कैपिटल v डॉट dt। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, g अपॉन v तो कांस्टेंट, और dt का कितना हो जाएगा t। ये मेरा क्या आ गया, इंटीग्रल फैक्टर। तो इंटीग्रल फैक्टर यहां पे लिख देते हैं v e की पावर g अपॉन v t इज इक्वल टू जी इंटीग्रेशन e की पावर g अपॉन कैपिटल v t प्लस कॉन्स्टेंट। स्मॉल v और कैपिटल v में फर्क बनाते हुए चलना। और ये इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं, ये इस फॉर्मूले से कर रहे हैं, ये आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, ये सेकंड ईयर में दिए हुए फॉर्मूले हैं ना। तो v की जगह तो v, e की पावर g अपॉन v, t की जगह t। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो g तो बाहर आ जाएगा, e की पावर g अपॉन v, t की जगह t, लेकिन g अपॉन v का क्या लगेगा, डिवाइड लगेगा, और g अपॉन v का डिवाइड लगेगा, तो ये g अपॉन v का लगा दिया डिवाइड, और ये लगा दिया कांस्टेंट, ये लगा दिया कांस्टेंट। इसको उठा देंगे। इंटीग्रल फैक्टर कैसे फाइंड किए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, और लिखना चाहते हैं तो उसको लिख लें ना, ये फॉर्मूला लिख लें। अभी तक देखो सामने, इस g से ये g क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये बनाएगा कितना, v e की पावर g अपॉन v t, ये इज इक्वल टू v चला जाएगा ऊपर, e की पावर g अपॉन v t, और ये c।
एक काम करते हैं, इसका डिवाइड कर देते हैं, तो v इज इक्वल टू कैपिटल V, इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस c अपॉन ई की पावर g अपॉन वी टी। तो v इज इक्वल टू कैपिटल V प्लस c ई की पावर माइनस g अपॉन वी टी। ऐसा करना चाहो तो ऐसा कर लो, और c की वैल्यू निकालना चाहते तो हम c की वैल्यू निकाल भी सकते थे, कांस्टेंट की वैल्यू। कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम निकालना चाहते तो कांस्टेंट की वैल्यू निकाली भी जा सकती थी, है ना। और अब निकालना चाहो तो अब निकाल लो कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो। जब हमारा यहां पे पार्टिकल है, मेरा पार्टिकल यहां पे है, तो मेरा यहां पे टाइम कितना है, 0। बुक वाले ने खुद ने दिया है कि वो विरामावस्था से गिर रहा है। कहां से गिर रहा है, विरामावस्था से। तो टी तो मेरा कितना रहेगा, 0। और यहां पे मेरी वी भी कितना रहेगा, यहां पे मेरा टी भी 0 और मेरा वी भी 0। तो कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रारंभ में टी बराबर 0 और वी बराबर भी कितना, 0। तो यहां पे वी भी 0 करोगे तो यहां पे 0, ये कैपिटल वी की जगह तो कैपिटल वी, प्लस सी की जगह सी, और ई की पावर 0, किसी की पावर 0 रहती है उसकी वैल्यू कितनी, 1। तो यहां से मेरी सी की वैल्यू कितनी आने वाली है, माइनस की 1। वी सी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस की वी। इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो स्मॉल वी इज इक्वल टू कैपिटल वी माइनस का वी, ई की पावर माइनस जी अपॉन वी टी, और स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो 1 माइनस ए की पावर माइनस जी अपॉन वी टी। और इसको इक्वेशन नंबर एक बार के लिए दे दो 5। ये नीचे तक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि एक बार देखना, ये नीचे तक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है कि प्रॉपर, एक बार देखना। अब इधर ध्यान से देखो, बुक वाला चाहता था कि इसके डिस्कस करो, इसकी गति को क्या करो, गति की विवेचना करो। डिस्कस द मोशन, इसकी गति के में क्या करनी है, विवेचना। गति की विवेचना करने से मतलब है, या फिर गति को डिस्कस करने से मतलब ये है कि ये जब पॉइंट पी पे पहुंचता था ना, तो ये v की वैल्यू कितनी आती है मुझे वो बताओ, ये t की वैल्यू कितनी आती है मुझे वो बताओ, ये x की वैल्यू कितनी आती है मुझे वो बताओ। तो अभी तक हमने सिर्फ इस डेरिवेशन के अंदर स्मॉल v की वैल्यू फाइंड की है। स्मॉल v की वैल्यू कितनी आती है, इक्वेशन नंबर 5 से। इक्वेशन नंबर 5 कैसे आई आप देख चुके हैं। इक्वेशन नंबर 5 से हमने किसकी वैल्यू फाइंड की है, स्मॉल v की। तो ये अभी तक हम स्मॉल v की वैल्यू देख चुके हैं कि जब कण विराम अवस्था से नीचे की तरफ गिरता है और बिंदु p पर पहुंचता है तो मेरे स्मॉल v की वैल्यू कितनी आती है, इक्वेशन नंबर 5 से की जाती है। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हम x निकालने की कोशिश करेंगे और क्या निकालने की कोशिश करेंगे, t। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अदरवाइज लिख लेना, हटा दो। अब इधर ध्यान से देखो एक बार के लिए। इक्वेशन 5 हमारे पास आ रही है ये, v इज इक्वल टू कैपिटल V 1 माइनस e की पावर माइनस जी अपॉन वी टी, ये आ रही है। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि v अपॉन कैपिटल V इज इक्वल टू 1 माइनस e की पावर g अपॉन वी टी लिखा जा सकता है। क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि e की पावर माइनस जी अपॉन वी टी इज इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V लिखा जा सकता है। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस 1 अपॉन वी टी इज इक्वल टू v माइनस v अपॉन कैपिटल V। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऊपर चेंज कर देते हैं e की पावर, इसको तो कर देते हैं प्लस और उधर उसको चेंज कर देते हैं तो v माइनस v ऐसे लिखा जा सकता है। दोनों तरफ का log लेते हैं तो ये तो हट जाएगा, तो इधर तो कितना आ जाएगा, g अपॉन वी टी, और उधर चला जाए एंटी लॉग, इधर log लेते हैं तो इधर आ जाएगा log v अपॉन v माइनस v, स्मॉल v है ये ना। और यहां से मेरी t की वैल्यू कितनी आएगी, v अपॉन g log v अपॉन v माइनस v, और इसको इक्वेशन नंबर दे दो एक बार के लिए 6। तो कोई आपसे पूछ ले कि पॉइंट पी पर जब आपका पार्टिकल पहुंचता है तो पॉइंट पी पर पहुंचने पर पार्टिकल द्वारा लिया गया समय कितना है, स्मॉल टी, और उस स्मॉल टी की वैल्यू कितनी है, ये रही। उस स्मॉल टी की वैल्यू कितनी है, ये रही।
और हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, स्मॉल टी की। तो हम क्या निकाल चुके, एक तो हम ये v निकाल चुके, एक हम क्या निकाल चुके, t। अब चलते हैं आगे। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? गति की विवेचना करने का मतलब यही है कि आप x, t, v इन सब की वैल्यूज फाइंड करें। तो हम v फाइंड कर चुके हैं और क्या फाइंड कर चुके हैं, t फाइंड कर चुके हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। पुनः समीकरण 5 से स्मॉल v इज इक्वल टू कितना दिया है, v 1 माइनस e की पावर माइनस g अपॉन v t। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, dx अपॉन dt, क्योंकि v की वैल्यू dx अपॉन dt होती है। v 1 माइनस e की पावर माइनस g अपॉन v t। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? एक बार ध्यान से देखें, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है? इसको बिल्कुल ऐसा लिखा जा सकता है। अब चलते हैं आगे की तरफ। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? क्या इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं, dx अपॉन dt इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो तो v माइनस v e की पावर माइनस g अपॉन v t। यहां तक सब ठीक है? दोनों तरफ का समाकलन करने पर, दोनों तरफ का समाकलन करने पर, इधर इंटीग्रेशन करोगे तो इधर कितना आने वाला है, x आने वाला है। t के रेस्पेक्ट में होगा तो इधर तो आ जाएगा t, इधर आ जाएगा t माइनस कैपिटल V कांस्टेंट e की पावर माइनस g अपॉन v का g अपॉन v, t की जगह t। लेकिन यहां पे सिर्फ t नहीं है, g अपॉन v और है, तो g अपॉन v का लगेगा डिवाइड, और g अपॉन v का डिवाइड लगेगा तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और भाग लगेगा g अपॉन v का। डिवाइड किसका लगेगा, g अपॉन v का, और एक कांस्टेंट और आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट c ले लो, c1 ले लो, एक ही बात है, c1 c काम में ले चुके तो क्या ले लो, c1। अब मुझे एक बात बताओ, जब मेरा पार्टिकल मोशन कर ही नहीं रहा स्टार्टिंग में, तो मेरा x कितना रहेगा, जीरो रहेगा, नहीं रहेगा? मेरा x कितना रहेगा, जीरो। तो कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशंस काम में ले रहे हैं। प्रारंभ में x बराबर जीरो और t बराबर भी क्या रहेगा, जीरो, और x बराबर जीरो, t बराबर जीरो रहेगा, तो यहां पे भी जीरो, यहां पे भी जीरो, और ये e की पावर जीरो 1, और ये बनाएगा v स्क्वायर अपॉन g प्लस c1। तो यहां से मेरी c1 की वैल्यू कितनी आने वाली है, माइनस v स्क्वायर अपॉन g। c1 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस v, c1 की वैल्यू आएगी माइनस v स्क्वायर अपॉन g। ये वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं एक बार के लिए, इसमें पुट करते हैं, इसको हटा देना एक बार के लिए। इसमें पुट कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू v अपॉन टी प्लस v स्क्वायर अपॉन जी e की पावर माइनस जी अपॉन वी टी, ई की पावर माइनस जी अपॉन टी, और c1 की जगह माइनस वी स्क्वायर अपॉन जी। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, वी टी प्लस वी स्क्वायर अपॉन जी ई की पावर माइनस जी अपॉन वी टी माइनस 1, और ये आपकी इक्वेशन बन गई 7। ये इक्वेशन बन गई आपकी 7 नंबर। तो क्या हम x फाइंड कर चुके क्या? बिल्कुल फाइंड कर चुके। तो जब कोई पार्टिकल विराम अवस्था से ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है और ऐसे माध्यम में गिरता है जिसका प्रतिरोध उसके वेग के समानुपाती है, तो दो प्रकार के फोर्स काम करते हैं। एक mg फोर्स नीचे की तरफ काम करता है, एक mkv फोर्स किसकी तरफ काम करता है, ऊपर की तरफ। फिर हमने गति की समीकरण लिखी, गति के समीकरण का यूज करते हुए हमने आगे प्रोसीड किया, और हम किसकी वैल्यू निकाल चुके, स्मॉल v की वैल्यू निकाल चुके, t की वैल्यू निकाल चुके, और किसकी वैल्यू निकाल चुके, x की वैल्यू। और किस प्रकार से हमने निकाली, बड़ी आसानी से हमने देख लिया। ये हमने गति को क्या किया है, विवेचना की है। इसके अंदर ही एक और रिलेशन देखा जाता है, वो रिलेशन देखा जाता है कि इस x और इस v के बीच में क्या दिखाओ, रिलेशन दिखाओ। इस x और इस v के बीच में क्या दिखाना है, हमें रिलेशन दिखाना है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं। इस x और इस v के बीच में भी एक रिलेशन होता है। अदरवाइज आप पेपर में इतना भी करके आते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने लिखा तो नहीं है कि आपको इतना ये सब प्रूफ करना है, सिर्फ उसने इतना ही लिखा है कि डिस्कस इट्स मोशन, यानी कि हमें गति की क्या करनी है, विवेचना करनी है।
तो गति की विवेचना कर दी हमने, p पर v की वैल्यू निकाल दी, t की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू निकाल दी। हाँ, अगर पेपर वाला ऐसे पूछ ले किसी एग्जांपल के अंदर, किसी क्वेश्चन के अंदर x और v में रिलेशन दिखाओ, तब तो हमारे लिए करना जरूरी है। अदरवाइज जनरली हम x निकालते हैं, t निकालते हैं और क्या निकालते हैं, स्मॉल v निकालते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी डेरिवेशन का हम पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम x और v के बीच में क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। अगर इसी क्लास के अंदर कंटिन्यू करते तो ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती है और आपको समझने में भी दिक्कत आती, इसीलिए हम पार्ट 2 के अंदर ये देखने वाले हैं। एक बार मैं आपको फिर से पूरा बता देता हूं क्या करते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि आपके पास कोई कण है। मैंने मान लिया कि मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान कितना है, m। इस कण को विराम अवस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन, निर्वात में गति नहीं कर रहा, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कर रहा है, नीचे की ओर गिरता है। तो मैंने कण को नीचे की ओर गिरा दिया। कण नीचे की ओर गिरेगा तो किसी पॉइंट पे तो आएगा ना बीच में, तो मैंने मान लिया कि वो पॉइंट P है। P पर जब पहुंचता है तो वेलोसिटी को स्मॉल v मान लिया, टाइम को t मान लिया, ये डिस्टेंस कितनी मान ली, x मान ली। ये सारी बातें आपको पेपर में लिख के आनी है, मैंने यहां पे लिखी नहीं, मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बातों को आपको बोल के बता दिया, लिखानी है। फिर कहता है कि इस प्रकार से गति करता है कि जो प्रतिरोध वेग के समानुपाती है। प्रतिरोध वेग के समानुपाती है तो दो प्रकार के फोर्स काम करेंगे, एक mg फोर्स नीचे की तरफ और एक mkv फोर्स ऊपर की तरफ। फिर बात आती है कि इसकी गति की विवेचना करो, तो गति की विवेचना करने से मतलब ये डिस्कस इट्स मोशन से मतलब यही है कि v निकालना है, t निकालना है, x निकालना है और कुछ और भी रिलेशंस निकालने हैं। तो इसके अंदर 3 रिलेशन हम फाइंड कर चुके हैं, एक x और v में एक और रिलेशन आपकी बुक्स के अंदर दिया हुआ है, हम वो नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले। फिर बात आती है कि गति के समीकरण कैसे लिखें, तो गति के समीकरण लिखने के लिए हमने इसका यूज किया। तो m की जगह तो m लिखा, a त्वरण मेरा कितना होता है, d स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स। तो नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा लग रहा है तभी तो पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है, तो mg माइनस कितना कर दिया, mkb। ये मेरी गति की क्या बन गई, समीकरण। ये समीकरण हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस गति की समीकरण का यूज करते हुए हमने बड़ी आसानी से v निकाल लिया, x निकाल लिया और क्या निकाल लिया, t निकाल लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसी डेरिवेशन को एक बार फिर से देखेंगे, एक रिलेशन देखेंगे x और v के बीच में, फिर डेरिवेशन 2, सेकंड, थर्ड और किस पे चलेंगे, 4 पे चलेंगे। आप इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें। इन चारों डेरिवेशन में से पेपर के अंदर हर बार लगभग एक डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, पॉसिबिलिटी कि आपके भी एग्जाम में इनसे रिलेटेड एक एग्जांपल पूछा जाएगा या डेरिवेशन पूछा जाएगा। आप हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।